उफ़ पापा जी, आपने तो पूरा घर ही गंदा कर दिया। अभी अभी राधा ने पोछा मारा था और आपने चप्पलों के निशान छोड़ दिए। थोड़ी तो समझ होना चाहिए आपको। आप बच्चे तो हैं नहीं। बहू रिया के मुंह से ये शब्द सुनकर अनिल जी हतप्रभ से खड़े रह गए। कैसे पुलिस की नौकरी में सिर्फ उनकी एक आवाज़ बड़े से बड़े मुजरिमों को हिलाकर रख देती थी, और आज उनकी बहू उन्हीं के घर में उन्हें इतना कुछ सुना रही है। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें सोफे पर बैठाते हुए कहा, कोई बात नहीं जी, बहू की बातों का क्या बुरा मानना, बस जुबान की तेज है, बाकी उसके मन में ऐसा कुछ नहीं है। अनिल जी ने पत्नी की आंखों में देखा, जिसे पूछ रहे हो सच में, और फीकी सी हंसी उनके होठों पर तैर गई, लेकिन आंखों के कोर थोड़े से नम हो गए। सोफे पर बैठते बैठते ही सोचने लगे, कितने जतन से इस घर को खड़ा किया था, एक एक तिनका अपने हिसाब से रखवाया था इस घरौंदे का, ताकि सेवा अवकाश के बाद अपनी पत्नी सुविधाओं के साथ आराम से रहेंगे। लेकिन आज सारी दुनिया उनके कमरे तक सिमट के रह गई। कमरे से बाहर निकलो तो कितना कुछ सुनना पड़ता था। उन्हें हॉल के अंदर फायर पिट बनवाया था कि ठंड के दिनों में वहाँ आग के सामने भुनी मूंगफलियाँ खाएंगे। लेकिन मजाल क्या थी कि बहू कभी सर्दियों में आग जलाने दे। कहती थी पूरे घर में राख के कण फैलते हैं। फिर जो चिमनी वैसे ही रंगी पुती दिखती थी, एकदम उजली, क्योंकि बहू को वैसे ही पसंद थी। यह सब सोच रहे थे, तभी पत्नी हाथ में कॉफ़ी का मग लिए वहाँ उनके पास आके बैठ गई। पति को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो अभी गुस्से में थे, और उनके हाथ की कॉफ़ी पीकर उनका गुस्सा शांत हो जाता था। पत्नी भी क्या करती, पति और बेटे सोमेश के मुंह में फंसी हुई एक भारतीय नारी जो ठहरी। दोनों तरफ बैलेंस बनाते बनाते ही उनका जीवन कट रहा था। कभी बेटे की सुनती तो कभी पति की। एक दिन सुबह सैर से लौटने के बाद पति पत्नी दोनों लॉन में बैठ गए थे। नौकर चाय रख कर गया। 2 की जगह 3 कप थे। उन्हें थोड़ा अटपटा लगा, क्योंकि उनके अलावा चाय सिर्फ सोमेश ही पीता था, और वो उनके साथ कभी चाय पीता ही नहीं था। उसने उनके साथ बैठना तो कब का छोड़ दिया था, और फिर आज। तभी सोमेश वहाँ आ बैठा, साथ में चाय पीने लगा, लेकिन अजीब सी चुप्पी थी। ये वही सोमेश है जो छोटा था तो उनकी बातें ख़त्म ही नहीं होती थी। अनिल जी कितना भी थके हो सोमेश के साथ खेलते थे। उसकी बातें तब तक ख़त्म नहीं होती थी जब तक कि वह उन्हें कहते कहते थक के सो नहीं जाता था। आज अजीब सी औपचारिकता ने अपनी जगह बना ली थी बेटे और पिता के बीच। तभी पत्नी ने खामोशी को तोड़ा, सोमेश, अगले महीने तो रिया के भाई के बेटी की शादी है ना? हाँ माँ, उसी बारे में बात करने आया हूँ। लड़के वाले इसी शहर के हैं और वो यहीं से शादी करना चाहते हैं। सो रिया का परिवार शादी के लिए ये घर चाहता है। वो हमारे घर से शादी करना चाहते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक भीड़ भाड़ रहेगी तब तक आप दोनों दीदी के पास चले जाओ। आप दोनों को भी भीड़ भाड़ में असुविधा होगी, और दीदी भी इसी शहर में है तो आप लोगों को कोई तकलीफ़ भी नहीं होगी। आप दोनों का कमरा भी उनके काम आ जाएगा। यह सुनकर अनिल जी गुस्से से लाल हो गए, फिर भी अपनी आवाज़ को संयमित करके बोले, बहू के घर वालों को दूसरा घर दिला दो किराए पर 10-15 दिनों के लिए। हम क्यों शिफ्ट हों कहीं? पापा, आप भी ना गजब करते हो। रिया के घर वाले हैं, इतना बड़ा घर है हमारा, और वो दूसरों के घर क्यों रहें? अब रिया ने उनसे कह भी दिया है, आप लोग अपना देख लो, यही आएंगे वे। कहकर सोमेश एकदम से अंदर चला गया। अंदर से बहू रिया की भी आवाज़ आने लगी,
लग रहा था कि वो सब कुछ सुन रही थी। उसे अनिल जी की बात शायद अच्छी नहीं लगी थी। आज पत्नी की आंखों में आंसू बह रहे थे। अनिल जी ने उन्हें अपना कंधा दिया, जैसे कह रहे थे कि अभी मैं हूँ, सब ठीक कर दूँगा। दूसरे दिन शाम अनिल जी सैर पर से आए तो पत्नी ने बताया, बेटा बहू बच्चों के साथ छुट्टी बिताने अपने ससुराल गया है। बिना बताए अनिल जी मुस्कुराने लगे और बोले, देख पगली, यही बच्चे होते हैं जिनके लिए तुम मुझसे लड़ती थी, जिनके लिए जाने कितनी रातें हमने जाग कर बिताई थी। आज वो हमारे घर से हमें ही जाने को कह रहे थे। कोई बात नहीं, मैं भी इसका बाप हूँ, कहकर वे अंदर चले गए। एक हफ्ते बाद सोमेश परिवार के साथ लौटा तो दरवाजे पर ताला लगा था। चौकीदार बैठा उन्हें देखते ही उसके पास पहुंचा। एक चाबी सोमेश के हाथ में दी और एक चिट्ठी भी। चिट्ठी खोलकर पढ़ने लगा। वो खत अनिल जी का था, सोमेश के नाम। सोमेश, मैं और तुम्हारी माँ रामेश्वर जा रहे हैं, 1 महीने बाद लौटेंगे। ये जो चाबी है तुम्हारे हाथ में, वो घर की चाबी नहीं है, वह एक दूसरे फ्लैट की चाबी है जिसमें तुम सभी का सामान रखवा दिया है। वो फ्लैट मैंने बहुत पहले ख़रीदा था, तुम्हें बताया नहीं था। पॉश इलाके में है, तुम लोगों के लिए अच्छा है। अगर अच्छा ना लगे तो अपने हिसाब से घर ले लेना। ये घर मेरा और तुम्हारी माँ का है और हमारा ही रहेगा। इसमें से हमें कोई नहीं निकाल सकता। अभी तक सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था क्योंकि तुम्हारी माँ खुश रहे, लेकिन अब तुम्हारी बातों से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारे सपनों का घर है जिसमें हम अपने बच्चों और नाती पोतों के साथ रहना चाहते थे, लेकिन शायद ईश्वर को ये मंजूर ही नहीं था। तुम लोगों को हमारा साथ पसंद नहीं था। वो घर मेरे और मेरी माँ की तरफ से तुम्हारे लोगों के लिए गिफ्ट है, आशीर्वाद के स्वरूप में है। इससे अच्छा होगा कि तुम रखना, वरना वापस कर देना। माता पिता होने के नाते हम अपना आत्मसम्मान नहीं खो सकते। इसके बाद यह घर ट्रस्ट का होगा जब यहाँ वृद्धाश्रम बनेगा। इस घर पर तुम्हारा या तुम्हारी बहन का कोई अधिकार नहीं है। मैंने यह बात तुम्हारी बहन को भी बता दी और उससे मेरे इस फैसले से खुश है। उम्मीद है तुम भी खुश होंगे। तुम सब खुश रहो। पिता का खत पढ़ते ही सोमेश जड़ हो चुका था। आंखों में आंसू थे, लेकिन यह नहीं पता था कि वे आंसू पश्चाताप के थे या घर खोने के, या फिर इस एहसास के कि टूटने के कि पिता की जायदाद अंत तक बेटे की ही रहती है। यह हमारी गलतफहमी है कि हमारी संपत्ति हमारी ही है। हमारे माँ बाप चाहें तो वे उसे दान भी दे सकते हैं। धन्यवाद। इसी तरह की रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।